गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने लेविस स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे। कुछ लेविस स्ट्रक्चर्स और देखते हैं आज। इसमें इंपॉर्टेंट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, हाँ तो लिख लीजिएगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज, आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं XOH, ठीक, हाँ, और YOH, ये दो एलिमेंट मेरे पास है, दो कंपाउंड मेरे पास है जिसमें एक एलिमेंट X है, दूसरा एलिमेंट Y है, ठीक है, बाकी OH ग्रुप लगा हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये एसिड हो सकता है या ये बेस होगा? अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है एसिड और बेस की, तो एसिड बेस तो पढ़ा था ना, बिल्कुल बेसिक वाली बात कर रहा हूं मैं। हाँ चलिए जरा इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक्स ओ, एक ये बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है ओ एच, ऐसी एक बॉन्ड है वाई ओ और एक बॉन्ड है ओ एच, ठीक। तो इसको चेक कैसे करते हैं देखिएगा। आप क्या कीजिए, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ मैं EN लिख दूं, डेल्टा पूरा लिखने से अच्छा है डेल्टा EN लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एलिमेंट्स के बीच, ठीक है। हाँ ये आप कैलकुलेट करेंगे, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है, हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है, बिल्कुल सही बात। तो आप इनको चेक करना, ये दो जो बॉन्ड बन रहे हैं XO और OH, इनमें कौन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस XO में ज्यादा हुआ, XO में, मान लीजिए यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं XO में हाई है इन कंपैरिजन टू OH, तो क्या होगा, आपका बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये समझ में आया? और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OH में ज्यादा हुआ तो आपका बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझना, अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको मिलेगा H+ और ये ब्रेक हुआ तो आपको मिलेगा OH-। बात समझ में आई? तो बेटा ये आपका बन जाएगा बेस। X और Y कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और जो आपको H+ दे रहा है वो आपका बन जाएगा एसिड। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, आपको ये नहीं कि OH देखा और आपने कहा सर ये तो बेस है, नहीं। OH जो है वो H+ रिलीज कर सकता है, हाँ अगर वो OH- रिलीज कर रहा है तो वो बेस होगा, बट अगर वो H+ रिलीज कर रहा है तो वो एसिड हो जाएगा, चाहे उसमें OH ही बना हुआ हो। ये समझ में आया? तो अब बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स की। इसमें पहला एग्जांपल लिखिएगा, और इसके मैं आपको मेथड भी बता दूं। ये है आपका H3PO2, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब इसकी ट्रिक आपको बताऊं, सबसे पहले आप सेंट्रल एटम P आपका होगा, ठीक है, आपने P बना दिया। हाँ मैं बॉन्डिंग का तरीका बता देता हूं, बाकी तो आप बना ही लेंगे। जितने P हैं उतने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना दो। तो एक P है तो डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना दो, और बाकी OH लगा दो, ठीक। अब समझना, एक O आपने लगा दिया, आपके पास टोटल O कितने थे? O आपके पास 2 थे, आपने एक O यूज कर लिया, कितने O बचे? 1। अब आप क्या कीजिए, एक OH लगा दीजिए। पहला काम क्या करना है, डबल बॉन्ड O लगाना है, उसके बाद जितने O बच गए उतने OH लगा दो। हाँ H हमेशा ज्यादा होंगे, देख लीजिए आप। अब क्या हुआ, H बच गए, कितने H बच गए अभी?
2 H बच गए हैं, उन 2 H को यहां पे लगा दो, बन गया। ठीक, अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होगा, H आपका केवल ये वाला जो है ना ब्लू कलर से जो मैंने आपको दिखाया है, ये ही रिलीज होगा, पीएच बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने शायद पढ़ा हो, मोनोबेसिक एसिड डायबेसिक एसिड पढ़ा था, तो ये एक H प्लस देता है आपको, तो ये क्या होगा आपका मोनोबेसिक। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है, तो इसको जल्दी से बनाइए। मेथड समझ में आया? मेथड समझ में आया? जितने पी हैं उतने ओ डबल बॉन्ड के साथ लगा दो। ठीक, ओके, आपने लगा दिए। अब जितने ओ बच रहे हैं उतने ओ एच लगा दो, और बाकी जो एच है वो पी के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक, चलिए एक अब आप देखिए। अच्छा, ये 21 एग्जाम्पल हो गए ना, 22 लिखिएगा, 22 इसको लिखिए H3PO3। हाँ जी, H3PO3 ये आपका है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड बॉन्ड से बना लीजिए, लिस्ट तो आप डॉट तो दिखाई देंगे, डॉट स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे, बॉन्ड बना दीजिए बस। फॉस्फोरस एसिड, देखिए सबसे पहले आपने पी लिखा सेंट्रल एटम, इसमें आपने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, एक पी है एक डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब ओ कितने बचे? ओ आपके पास टोटल ओ थे 3, एक आपका ओ यूज हो गया, 2 ओ बचे हैं, 2 ओ एच बॉन्ड लगा दीजिए, ओ एच ओ एच। हाँ, नहीं तो वहां ये समझ में नहीं आता कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, और फिर कितने, एक एच बच रहा है, उसको यहां पे लगा दीजिए। ये आपका हो गया H3PO3 का स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? ओके, यहां पे अगर आप देखेंगे तो अब आपके 2H रिलीज हो सकते हैं, यानी ये डायबेसिक एसिड बन गया। तो जनरली क्या होता था, 10th में जब देखते थे H3PO3 वहां पे रटा दिया था, याद है? H3PO3 देखा, पहले तो सबसे बड़ी गलती होती थी 3H देखे, बोले ये 3H रिलीज करेगा, ट्राइबेसिक कर दिया। समझ में आया? ओके, 23rd एग्जाम्पल लिखिएगा, H3PO4। H3PO4 अब देखिए, ये आपका होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड नाम भी याद रखिएगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। मेथड वही है, कोई चेंज नहीं करना, जितने भी ऑक्सी एसिड आपको पी के बनाने वो ऐसे ही बनेंगे। ठीक, चलिए, तो आपने कहा भाई पी डबल बॉन्ड ओ, ओ कितने थे, 4 ऑक्सीजन आपके पास थे, एक ऐड हो चुका है डबल बॉन्ड के साथ, बचे कितने, 3, तो 3 को लगा दीजिए ओ एच। ओके, अब क्या हो गया, ये ट्राइबेसिक, यहां पे 3H रिलीज हो जाएंगे, ये तीनों H रिलीज हो जाएंगे, बिकॉज ये P के साथ कनेक्टेड नहीं है। P के साथ कनेक्टेड H रिलीज नहीं होगा, तगड़ी बॉन्डिंग होगी। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, हाँ सीधे इसमें नंबरिंग लिखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन लिखिएगा बेटा, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट का मतलब होता है जिनमें ऑक्टेट के हिसाब से कम इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं उसे, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये होते हैं आपके हाइपोवेलेंट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा
इसका एग्जाम्पल है, हाँ वो आपको बिल्कुल पता चलेगा। आप देखिए देखिए देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं BeH2, ठीक है, हाँ BeH2 बेरिलियम में अगर आपको याद हो तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयरिंग कर ली, ये स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ठीक। तो टोटल बेरिलियम में अगर आप देखें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट बना हुआ है, कंप्लीट है, हाइड्रोजन हैप्पी है, लेकिन बेरिलियम हैप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल बनाता है। तो अब तो बड़ी परेशानी हो गई, उस समय तो हमने कहा था सब हैप्पी तो मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये खुश नहीं है, मतलब खुश ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन हो गई, यहां पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, जो इतने हेलाइड्स होते हैं बेटा, हेलाइड्स ऑफ बीई, हेलाइड्स ऑफ बीई, जैसे BeCl2 बनेगा तो उसमें भी बी के 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो बी क्या हो गया, यहां पर बेरिलियम क्या हो गया, हाइपोवेलेंट हो गया, हाइपोवेलेंट, समझ में आया। और इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप कहेंगे हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। और एग्जांपल देखें इसके, चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं ना, बोरॉन, बोरॉन की याद है, बोरॉन में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ऑल कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ऑल कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं उन कंपाउंड की बात कर रहा हूं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, आयन वाले में मत कर देना बेटा। अगर आयनिक है तो उसमें तो वो दान कर देता ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट जब शेयरिंग होगी, ऑक्टेट रूल की बात कोवेलेंट वाले में आई थी, ठीक है। तो जब शेयरिंग हो रही होगी तो अब ये अगर शेयरिंग करेगा, जरा देखो BeCl3 में, BeCl3 बनाते हैं, तो मैं यहां पे Cl लगा दे रहा हूं, 3Cl, क्या होगा 1 2 3, ये शेयरिंग हो जाएगी। और मैं क्लोरीन के कंप्लीट कर दूं, क्लोरीन में 7 थे ना, तो क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया देखिए। लेकिन जब आप बात करेंगे बोरॉन की, तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा, बात समझ में आई, 6 इलेक्ट्रॉन आए। ऐसे ही बोरॉन में कोई भी बना लीजिए, BOH होल थ्राइस, इसका भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर BOH OH OH ऐसे बनेगा, समझ में आएगा। हाँ जी, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो बोरॉन के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको आप कहते हैं हाइपोवेलेंट। समझ में आ गया, बिल्कुल। एक और लिख लीजिएगा, AlCl3 भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन लिख लीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था आयनिक वाला, वो है AlF3। फ्लोरीन, फ्लोरीन बेटा आपको पता है ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नॉट हाइपोवेलेंट, यहां शेयरिंग वाला केस ही नहीं है, ठीक है। लिख लीजिएगा ड्यू टू आयनिक स्ट्रक्चर, ड्यू टू आयनिक स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रहा हूं आपको अभी, चिंता मत कीजिए। ये बेटा ऐसे बनता है, Al+3 बनता है, और यहाँ पे F के 3 हैं माइनस के साथ। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करेंगे तो यहाँ पे 2 8 और ये 2 8, चेक करो जरा, ठीक है।
हाँ, यहां ऑक्टेट कंप्लीट है। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं ना, आयनिक बनेगा तो आयन तो बनते ही तभी हैं जब वो इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लूज कर देते हैं ना। बिल्कुल ओके। तो अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, जब फ्लोराइड की बात कर ही रहे हैं तो यहीं पे आगे के लिए हमेशा ध्यान भी रखिएगा इसको। ऑल मेटल फ्लोराइड्स, ऑल मेटल फ्लोराइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट BF3, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, BF3 को छोड़ के सारे मेटालिक जो फ्लोराइड्स हैं वो आयनिक होंगे। और अच्छा चलिए, अब आयनिक की बात होगी तो एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो यहीं पे। हाँ, ये पॉइंट ऐसे होता है ना, वैसे कहीं और भी आएंगे लेकिन अभी ध्यान में आ रहे हैं तो नोट कर लीजिए, आगे जरूरत पड़ जाती है इनकी। ऑल मेटल्स, और मेटल ऑक्साइड्स कर दीजिए, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर आयनिक। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं भाई, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो यहीं पे इन चीजों को समझ भी लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हाइपोवेलेंट आपको क्लियर हो गया, और ये जो एक्सेप्शन आए ये भी आपको क्लियर हो गए। ऐसी जगह मत लगा देना। हाँ, पता लगा NaCl में कहा सर Na जो है वो एक एक करके हाइपोवेलेंट हो गया, नहीं नहीं, वहां नहीं होगा बेटा। वहां तो वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो वो तो कहता है एक मैंने दे दिया इलेक्ट्रॉन, Na+ बन गया, तो वो तो पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑक्टेट में कर चुका है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कर चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा बेटा हाइपर वेलेंट। हाइपरवेलेंट मतलब जिसमें आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएं, इनकी बात हम पहले कर चुके हैं। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, PX5, X जो है वो आपका हेलोजन है, PCl5, इसका हमने एग्जाम्पल देखा था बेटा, ठीक। तो ये कैसे बनता है, ये PX4 ये लगे, 4X और एक और लगा देते हैं 5, क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि आपके P के पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं बेटा, डॉट स्ट्रक्चर में काफी टाइम लगता है, मैं बॉन्ड से आपको समझा रहा हूं। आपको पता है एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वलेंट है, क्लियर, बिल्कुल। और आप चाहें तो इनके लोन पेयर भी काउंट कर सकते हैं, इस तरह से लीजिए बन ही गया अब तो ये डॉट स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक। तो क्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हैं, लेकिन फास्फोरस के जो, यस, ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 आ गए, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट की वजह से होता है। और ये क्यों होगा, बिकॉज वो डी ऑर्बिटल फ्री था, तो वो खाली कमरे थे, लोग वहां जाके रहने लगते थे, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं SF4। SF4 अगर आपको याद हो, हाँ, अरे SF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। तो क्या होगा, सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, और सल्फर के पास थे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर हो गया, ओके। टोटल काउंट कीजिए, टोटल काउंट कीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आगे समझ में, 8 बॉन्ड पेयर से आ रहे हैं और एक लोन पेयर है, तो टोटल 5 पेयर हो गए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के पास हो गए। तो ये आपका हो गया क्या, हाइपरवेलेंट, वेरी गुड, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6
बिल्कुल सही बात है आपकी। S के साथ 6F बॉन्ड बना लेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। कोई लोन पेयर नहीं बचा सल्फर के पास, फ्लोरीन पे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बातें सारी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक और देखिएगा, ये एग्जांपल है आपका ClF3 बनाइए। ClF3, हाँ जी, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो Cl के साथ 3F, शेयरिंग समझ में आई? क्लोरीन ने यहां पे 3 की शेयरिंग कर ली, और थे कितने क्लोरीन के पास? 7। तो 1 2 3 4, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यस। और फ्लोरीन के अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, बात समझ में आई? तो क्लोरीन के पास कितने हो गए बेटा? क्लोरीन के पास चेक कीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। क्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो 3 और 2 5, 5 इंटू 2 10 हो गए। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलो, अच्छा वो वाला भी तो देख लें, एक इनर्ट गैस वाला हमने बनाया था, XCF6। जिनोन के पास कितने? पूरे 8, ऑक्टेट कंप्लीट था। लेकिन इसने किया क्या? इसने 6 फ्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बना लिए, और बचे कितने फिर भी इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 2 14, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन जिनोन के पास हो गए। ठीक है, ओके। एफ तो कंप्लीट है, एफ के तो 8 हैं भाई, एक की शेयरिंग की, 7 अपने थे, तो 6 प्लस 2 बॉन्ड वाले जो हो गए 8। तो एफ तो जो है आपके ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन एक्सी, यहां पर एक्सी के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सारे सारे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? हाइपरवेलेंट। समझ में आया? ओके। अब एक थर्ड टाइप की और देखिएगा, ये होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, आप खुद सोचिए, ऑड इलेक्ट्रॉन अगर हैं, 2 एटम है मान लीजिए, 2 एटम के इलेक्ट्रॉन मिला के एक के पास 6 है, एक के पास 7 है, 13 होगा, तो पेयर कहां से बनेगा? एक तो हमेशा ऑड रह जाएगा। तो हाँ, इस पे एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी तो जस्ट यहां पे नोट कर लीजिए, इसको आगे पढ़ना है हमने। पैरामैग्नेटिक, जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। इसको आगे समझाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए, बट अभी बस नोट कर लीजिए पैरामैग्नेटिक यहां पे। ठीक, ओके। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है NO। NO, जरा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए। नाइट्रोजन के पास कितने और ऑक्सीजन के पास कितने? नाइट्रोजन के पास 5 और ऑक्सीजन के पास 6। ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 11। कुछ भी कर लो, पेयर तो बना ही नहीं पाओगे, एक तो अकेला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे कैसे बनेगा जरा देखें, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अगर बनाने की कोशिश करें। तो N, भाई नाइट्रोजन के पास 5 थे, तो आपने कहा भाई 2 ये हो गए, एक ये हो गया, 2 यहां पे आ गए। और ऑक्सीजन की आप जब बात करोगे तो ऑक्सीजन ने 2 अपने शेयर कर लिए, और बाकी 4 ये हो गए। बात समझ में आई? यस। अब आप अगर देखें तो इस केस में नाइट्रोजन के कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए। ठीक, तो इस टाइप के केसेस आपके क्या कहलाएंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन। वो बात अलग है कि ये हाइपोवेलेंट भी है। देखिए कितने हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नाइट्रोजन के पास। तो
ऐसा हो सकता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो वो हाइपो या हाइपर में भी कहीं आ जाए, ठीक है। तो ये तो हाइपो भी है भाई, प्लस हाइपो, ठीक है। हाँ, हाइपोवेलेंट ऑल्सो लिख लीजिएगा, हाइपोवेलेंट ऑल्सो। तो इसके बारे में ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था भाई, अगर आप लुईस स्ट्रक्चर की बात करें या लुईस अप्रोच की बात करें, तो ये तो बॉन्डिंग होनी नहीं चाहिए थी भाई। उसने क्या कहा था, उसने कहा पेयर बनाते हैं। अब जब पेयर बन ही नहीं रहा तो इसका मतलब बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं थी, तो एनओ तो बनना ही नहीं चाहिए था मॉलिक्यूल। लेकिन एनओ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज और अप्लाई होगी, तो हमें किसी और थ्योरी पे स्विच करना पड़ेगा। ये थ्योरी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। एक और देख लेते हैं, लिखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। हाँ, NO2 नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है, ओके। यहां पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास 5 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं। तो भाई करेगा क्या, ये नाइट्रोजन बनाया मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब पहले एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तो बना ही दें, वो तो क्लियरली दिख ही रहा है हमें कि ठीक ठाक हो जाएगा उससे मामला। ऑक्सीजन तो हैप्पी हो गया, 8 इसके पास हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 हुए, नाइट्रोजन के पास 7 हुए हैं। अब ऑक्सीजन के साथ देखिए, एक हमने NO2 प्लस या माइनस करके देखा था ना, याद है। हाँ, उसमें तो बन गए थे, यहां पे कुछ ना हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है, उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को एक पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। और इसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, एन डबल बॉन्ड O, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इस वे में आएगा, और एक आपके पास यहां पे डॉट बन जाएगा। बात समझ में आई। यस, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल, इनको बना लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि हाँ ये इसका जो है स्ट्रक्चर बना दीजिए, या ये रीजन लिख दीजिए कि क्यों ये लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा ClO3, इसे कहते हैं क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। जरा बनाने की कोशिश कीजिए, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। ये आसान है वैसे बाकी सबके कंपैरिजन में, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करने, लेकिन जिसके हो सकता है उसको करिएगा। यस, तो क्लोरीन क्या करेगा आपको पता है, ये तो एक्सपेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है, चेक कर लो, चेक कर लेना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलो देखो, Cl है, Cl है, अच्छा डबल बॉन्ड O बना दो, डबल बॉन्ड O बना दो, डबल बॉन्ड O बना दो। हाँ, आप सीधे ही बना सकते हो ना, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक आपके पास यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया, खत्म। बात समझ में आई। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, बस उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ये आपका बहुत ज्यादा यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज CH3 डॉट। मिथाइल सुना ना आपने, मिथाइल बनने के कई सारे तरीके हैं। एक मैंने आपको दिखाया था एनायन, कैटायन भी होगा, और इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बताएंगे ये कैसे बनेगा, ठीक है। जब GOC शुरू होगा उस समय ये सब शुरुआत यहीं से होगी, शुरुआत यहीं से होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। IUPAC जब कंप्लीट होगा उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होगी, ठीक।
अब इसको जरा देखिए, सी डॉट का मतलब ये हो गया कि जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो, हाँ जी 4 थे ना। हाँ अब जरा समझिएगा, ये सी मेरे पास क्या बनता, ऐसे करके CH4 बनता। हाँ CH4 बना लीजिए, अभी बता रहा हूं, CH ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि यहां से आपका ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, कहता नहीं मुझे नहीं बनाना बॉन्ड, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ जाता है, ये आपका बन गया CH3 फ्री रेडिकल, CH3 डॉट कहते हैं इसे। बेटा 4th नंबर लिखिएगा, जो लिमिटेशंस हैं, वो जो हमारी नोबल गैसेस थी उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन जिनॉन और क्रिप्टॉन ये ऐसे हैं जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑल्दो उनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं फिर भी। तो ये भी लिविस ऑक्टेट रूल या लिविस ऑक्टेट अप्रोच जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक। तो लिख लीजिएगा, सम नोबल गैसेस, सम नोबल, नोबल या इनर्ट जो भी लिखना चाहें, नोबल गैसेस, ब्रैकेट में लिख भी लीजिए जिनॉन, जिनॉन के तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए, एंड क्रिप्टॉन also combine with oxygen and fluorine. ठीक है, एग्जाम्पल चाहें तो लिख लीजिए, वैसे हमने पहले लिखे हुए हैं। XeF2 बनता है, KrF2 बनता है, XeOF2 हमने बनाया था, XeOF4 हमने बनाया था, ठीक है। हाँ ये सब आगे वैसे आएंगे आगे। तो ये इनकी लिमिटेशंस हो गई। एक और पॉइंट था, ये थ्योरी सारी बात कहती थी लेकिन ये शेप के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती थी, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, जैसे हमने आपसे कहा भी था कि जब आप बनाए ना तो आप इसकी चिंता मत करना कि आप H को कहां लगा रहे हो, बट रियलिटी में जब आप देखेंगे CO2 है या H2O है, H2O में शायद आपने पहले पढ़ा भी हो, उसके बीच ना एक एंगल होता है 104.5 डिग्री, तो वो सारी चीजें के बारे में ये थ्योरी तो एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके लिए तो आपको किसी और थ्योरी पे जाना ही पड़ेगा जो आपको बताएगी कि भाई शेप कैसा होगा, ठीक है। और एक और चीज, जब आप मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये थ्योरी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। सो डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतनी लिमिटेशंस अगर कोई आपसे पूछे कि लेविस थ्योरी जो है उसमें लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये 6 लिमिटेशंस आपकी लिखी जा सकती है। क्लियर। अब एक पॉइंट यहां पर और डिस्कस करते हैं, और हेडिंग डालिएगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो हम वो प्लस माइनस दे देते थे ना, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखिएगा बेटा, FC इज फॉर्मल चार्ज, V माइनस LP
प्लस हाफ ऑफ बीपी। ठीक है। हाँ, एलपी भी आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड बीपी बॉन्ड पेयर है। ठीक। वी क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। हाँ बिल्कुल, इसे लिखिए, वी इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम एलपी आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। ठीक। और बॉन्ड पेयर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ओजोन का। ओ, अगर आपको याद हो तो हमने इसे ऐसे बनाया था, ओ, और ये हमने एक ओ यहाँ पे डोनेट कर दिया था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड बना हुआ था और यहाँ पे ये डॉट था। खैर, अब इस पे हम ऑक्सीजन को नंबर दे देते हैं चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, जिससे हमें डिफरेंशिएट हो कि अलग अलग कौन कौन से ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन हमने ये लिया, सेकंड हमारा ऑक्सीजन ये, और थर्ड ऑक्सीजन हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। और इस फॉर्मूले को, हाँ, ये 3 एग्जांपल्स एक तरह से आपके हो जाएंगे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे फॉर्मल चार्ज ऑफ 1 मतलब ऑक्सीजन का जो 1 जिसे हमने नंबरिंग की है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा है। तो V माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये है। ठीक। चलिए, तो ऑक्सीजन में जो फ्री एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? V कितना हो गया? V आपका हो गया बेटा 6। ये सबको समझ में आया? ओके। अब मैंने कहा माइनस लोन पेयर 1 के पास कितने, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात होनी है बेटा। तो टोटल मेरे पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना। हाँ, एलपी लिखते हैं लेकिन एलपी है क्या? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कर दो इसे और क्लियरिटी के लिए। हाँ, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखा था, वो अपने आप में एक्सप्लेनेबल। ठीक है, नीचे भी देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। ओके, तो 6 माइनस 4, ये बात समझ में आई? अच्छा, प्लस हाफ, कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ठीक है जी, आंसर आपका आ गया होगा 0। आया सबका? चेक करो। अब ये है क्या? ये कहानी वही है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने बॉन्ड बना दिए, कितने लोन पेयर में हैं, बाकी या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे, जितने कम ज्यादा होंगे वही चार्ज। अगर वो सब बॉन्ड बनाने में और लोन पेयर में आप ही के पास है, उसी को तो हम माइनस कर रहे हैं। चलो चलो दूसरा देखो, दूसरे से समझ में आएगा। हाँ जी, फॉर्मल चार्ज ऑफ 2 नंबर। ओके, 2 नंबर पे देखो, ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? फ्री में 6 माइनस, अब मुझे बताइए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पे, 2 पे, 2 पे लोन पेयर ये दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा। एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा, बॉन्ड पेयर को हाफ क्यों किया ये समझ में आ रहा है? बॉन्ड पेयर को हाफ क्यों किया?
अरे बॉन्ड पेयर में तो एक ही तो अपना होता है, एक तो दूसरे वाले का होता है। सिंगल बॉन्ड है तो एक मेरा एक तेरा, इसलिए उसे हाफ करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो 6 माइनस 2 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही तो होंगे। सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के देखो देखो यहां देखो, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के यही 2 तो थे जो काउंट कर रहे थे हम, है ना? अच्छा, तो भाई इसको कौन काउंट करेगा? तो यहां तो 3 हैं। फंस गए? चलो, तो यहां पे 6 लिखो, यहां पे 6 लिखो। आया समझ में? नहीं बेटा, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड देखो ना, आप बॉन्ड काउंट करो। ये थोड़ी कहा कि डबल बॉन्ड को सिंगल काउंट करना है यहाँ पे। तो आपके तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड, सेकंड नंबर वाला ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हाफ इंटू 6 आना चाहिए ना। ठीक, मान लिया आपकी बात। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देखो जरा। ओके, आपने कहा +1 आ गया, चेक कर लो भाई। +1 चार्ज आ गया। क्यों आया समझ में आया? अरे इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, एक अपने पास रखा, एक दूसरे वाले 3 नंबर को दे दिया। थर्ड नंबर ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था ना इसने, तभी तो वहां प्लस चार्ज कहा था हमने, इसलिए हम कहते थे यहां पे प्लस लिख लो। आया समझ में? ये है फॉर्मल चार्ज का मतलब। हाँ, कई बार चीजें वैसे आप यूज करते हैं, आपको सब चीजें समझ में भी आती हैं, बट जब वो कॉन्सेप्ट आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हाँ, मेरा काम तो ये है आपको एक्सप्लेन करना ना। हाँ जी, अब देखिए 6 माइनस, अब जरा देखो इसके पास 1 2 3, हाँ 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अरे बॉन्ड तो बना ही रहा, वो बात अलग है चाहे दूसरा दे रहा है चाहे कोई दे रहा है। तो इसको आपने क्या कहा? हाफ इंटू 2। बात समझ में आई? ओके, तो अब आप देखेंगे ये कितना आ गया? -1। क्लियर? इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जहां पर भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको आप जो दे रहा है उसको प्लस दीजिए और जो ले रहा है उसे माइनस दे दीजिए, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया और एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, जिसने दिया तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आई? बिल्कुल, इसको बना लीजिए। तो अब वो लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टर्म है दैट इज बॉन्ड लेंथ। हाँ, पहले भी हमने एक दो जगह इसकी बात की थी, हमने आपको कहा था कि इसको बाद में समझाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ठीक, तो बॉन्ड लेंथ को डिफाइन किया गया है जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियाइज ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जब कोई दो एटम के बीच कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ गए, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब जब वो स्टेबल हो चुके हैं, जब उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, उस समय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिख रही होगी। इसमें अगर आप देखें तो एक आपको ये ए का न्यूक्लियाई दिखाया गया, रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं आपको, और ब्लू कलर से मैं आपको बी का न्यूक्लियाई दिखा रहा हूं। ठीक है, बी का न्यूक्लियस हो गया, ए और बी के न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच का ए और बी लिखा हुआ ना, तो दो आपके ये एटम हैं जिनके बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ए बी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर? तो ए और बी के बीच का अगर आप डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस अगर आप ले लें जब बॉन्डिंग हो चुकी है, तो इसी को आप कहते हैं बॉन्ड लेंथ। समझ में आया? तो bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule.
अब बेटा बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए एक्सरे यूज किया जाता है, एक्सरे टेक्निक्स हैं, डिफ्रैक्शन टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारी चीजें आपके कोर्स में अभी नहीं है, ठीक। तो इस पे हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है। बट कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वो लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा बॉन्ड लेंथ, मैं इसे BL लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। बॉन्ड लेंथ ये बेटा आपके जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितने आपके बॉन्ड ज्यादा होंगे, अब नंबर ऑफ बॉन्ड से क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट में तो यही पढ़ा हमने, ठीक। तो जितने आपके बॉन्ड ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं CC, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी? फॉर्मूला आपके पास है। यहां पर 1 बॉन्ड है, यहां पर 2 बॉन्ड है, यहां पर 3 बॉन्ड है। अब खुद कॉमन सेंस की चीज है, कॉमन सेंस की चीज है। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? आपस का इंटरेक्शन जब ज्यादा होगा तो पास पास आएंगे ना, खुद समझो। तो जब ये 3 बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो एरो जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये बॉन्ड लेंथ के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस एरो इज फॉर बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज मैक्सिमम एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज मिनिमम। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बेटा सेकंड हम बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज। बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज, पहले लिखिए फिर समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक एटम को फिक्स कर दूं, ठीक है, मान लीजिए कार्बन ही ले लें। अब कार्बन के साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लगा दूं, चलिए लगा देते हैं। तो मैंने आपसे कहा कार्बन के साथ मैंने बॉन्ड बनाया फ्लोरीन का, कार्बन के साथ मैंने बॉन्ड बनाया क्लोरीन का, कार्बन के साथ मैंने बॉन्ड बनाया ब्रोमीन का, और कार्बन के साथ मैंने बॉन्ड बनाया आयोडीन का। साइज समझ में आ रहा है? सारे के सारे हेलोजन हैं और फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब इसको बिल्कुल फिर से कॉमन सेंस की चीज, ये बेटा आपके पास कार्बन है, ये तो सब जगह सेम रहेगा। तो मैं 2 ही आपको दिखा देता हूं, 2 से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन हो गए। अब एक मैंने इस पे बॉन्डिंग कराई है इसकी, और एक मैंने बॉन्डिंग कराई है इसकी, बड़े एटम। समझ में आया? क्लियर हो गया? बस यही बात कही है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। सबसे बड़ा साइज किसका? आयोडीन का। तो भाई ये वाला बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन वाला होगा, फिर कार्बन क्लोरीन होगा, फिर कार्बन फ्लोरीन सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। ये समझ में आया? नेक्स्ट पैरामीटर है बेटा कोवेलेंट रेडियस और वंडरबॉड रेडियस। इन दोनों का डिफरेंस समझने की जरूरत है। कोवेलेंट रेडियस जब आपका मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में जो आपके एटम होते हैं, तो उनके बीच का अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो उसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम कोर which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation. अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको बॉन्डेड, अब ये समझिएगा, ये आपके बॉन्डेड है, ये मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम है, ये ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया, ये दोनों बॉन्डेड है, ठीक है। अब दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर से, ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है, लेकिन ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर? अब इसका क्रॉस सेक्शन करके आपको सामने दिखाया गया है। तो
अगर आप कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे तो बॉन्डेड में आप यहां से चलिए इस डिस्टेंस को मेजर कीजिए, 198 पिकोमीटर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए तो आप देखेंगे आपको आर कोवेलेंट 99 पिकोमीटर लिखा हुआ है यहां पे, समझ में आया? तो 198 पिकोमीटर को आपने रेडियस निकालना है ना, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आपने हाफ कर दिया। क्लियर? अच्छा जी, अब बात करें किसकी, वॉन्डरवॉल रेडियस क्या होता है? तो वॉन्डरवॉल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। अब देखिए यहीं पे क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ये और ये डिस्टेंस अगर मैं इसे ऐसे कैलकुलेट कर लूं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब यहां पे कलर में डिफरेंट यूज कर रहा हूं, ओके, हाइलाइटर से ही दिखा देते हैं आपको। देखिएगा ये ग्रीन कलर से मैंने आपको लाइन दिखाई, बात समझ में आई? इनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको दिख भी रहा है, ठीक है जी, ये 360 पिकोमीटर है, ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स, ठीक है, हाँ ट्वाइस मान लीजिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमने कैलकुलेट किया आर कोवेलेंट जो हमारा आया वो 99 पिकोमीटर आ गया, और आर वॉन्डरवॉल जो आया, वीडब्ल्यू लिख रहा हूं मैं इसे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा, 360 का हाफ। रेडियस तो यहीं तक आएगा, रेडियस यहां तक आएगा, क्लियर? तो 360 का हाफ यानी 180 पिकोमीटर। तो अलग अलग डिफाइन किया गया है। बॉन्डेड सिचुएशन में आप उसे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो आप उसे कोवेलेंट रेडियस कहेंगे, और अगर वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और उसके वैलेंस शेल को आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपके जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस होगा वो आपका उसका हाफ कर देंगे तो आपको वंडर वॉल रेडियस मिल जाएगा। तो अगर अब एक एग्जाम्पल देखें बेटा, जैसे H2 बॉन्ड जब बनता है ना, H बॉन्ड बना, तो H2 मॉलिक्यूल जो है उसमें आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 74 पिकोमीटर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से FF अगर आप देखेंगे तो 144 पिकोमीटर, और ये कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Cl2 में 199 है, Br2 में 228 है। ये बॉन्ड लेंथ दिखाई गई है, यानी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि HI ये जो है आपका कंपल्शन नहीं है कि आप केवल H2N2 टाइप के लिए निकालें। आपका जो मॉलिक्यूल हो सकता है वो हेट्रो भी हो सकता है और होमो भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है बेटा बॉन्ड एंगल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सो बॉन्ड एंगल आप डिफाइन करते हैं जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनके बीच का जो एंगल बनेगा सेंट्रल एटम के साथ, ठीक। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऑक्सीजन में आपको दिखा रहा हूं, ठीक, इस ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन को आप बॉन्डिंग कराते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट पे। तो जब हाइड्रोजन बनाते हैं तो बेटा एक हाइड्रोजन आपका यहां पे बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन यहां पे बॉन्ड बनाता है, और इनके बीच, ये बॉन्ड के बीच का जो एंगल बनता है, ठीक है, ये बॉन्ड के बीच का जो एंगल बनता है ये आपका 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट बनता है। अब समझिएगा बेटा बॉन्ड है क्या। बॉन्ड कुछ नहीं, बॉन्ड आप एक ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, एक डंडी है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, अरे इलेक्ट्रॉन ही तो है उसमें, ठीक है। तो आज के बाद हम बॉन्ड को एक इस तरह से रो एज्यूम करेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसमें, एक एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज है। अब जरा सोचो होगा क्या, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आगे जो थ्योरी है वो यही है, ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल कर रहे होंगे, ये भी तो नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिव दिख रहा है ना आपको? तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पूरी कहानी यही है। तो VSCPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये रिपल्शन आएगा। ठीक है, अब ये कैसे एंगल आपके बनते हैं, क्या होगा, ये सारी कहानियां आगे आनी है, यही पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में। इसी चीज पे हमें कंट्रोल लेना है। ठीक, तो बॉन्ड एंगल के लिए अगर आप समझें तो बॉन्ड एंगल हम कह सकते हैं, बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और इन कॉम्प्लेक्स आयन। और यहीं से आपको इसकी ज्योमेट्री और शेप, ये सारी चीजें आगे जाके क्लियर होंगी। नेक्स्ट पैरामीटर लिखेगा बेटा बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, so the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. हाँ, इसको हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड बनते समय, जिस समय बॉन्ड बन रहा होता है, इतनी ही एनर्जी एक्चुअल में रिलीज होती है, तभी तो वो स्टेबल होता है ना। स्टेबल मतलब कम एनर्जी। तो जब बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उतनी ही एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, वो आपकी क्या कहलाएगी? हाँ, तो दोनों को ही बॉन्ड एंथैल्पी किया जाता है, साइन प्लस माइनस का होगा। बट बॉन्ड एंथैल्पी की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, हाँ, और दोनों एटम किसमें होने चाहिए? गैसियस स्टेट। ठीक, अब जरा देखिएगा इसकी जो यूनिट होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा, वो आप लिखेंगे किलो जूल पर मोल में। तो जनरली आपको किलो जूल पर मोल में ये दी जाएगी। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज मैं सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं पहले। ठीक, तो एक सिंगल बॉन्ड हमने ले लिया और सबसे पहला जो हमारे पास बनेगा HH। ठीक है, तो H2 को हम लेंगे, ये हमारे पास HH बॉन्ड है, मतलब H2 हमारे पास गैसियस स्टेट में। ये बात समझ में आई? ओके, इसको हमें करना क्या है? H एटम गैसियस स्टेट में प्लस H एटम गैसियस स्टेट। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो ही हमारी कहलाएगी डेल्टा H। ठीक है, हाँ, ये आपकी अप्रोक्सीमेटली आती है 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, अब बेटा देख लेते हैं डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, क्या लगता है आपको डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी या कम चाहिएगी? बॉन्ड लेंथ कम हो चुकी है, पास पास आ गए हैं, पास पास आ गए हैं तो और स्टेबल हो गए होंगे, तभी तो पास आए। ठीक है, और स्टेबल हो गई यानी एनर्जी हमें ज्यादा चाहिएगी। क्लियर है? तो जब आप यहां पर O गैसियस प्लस O गैसियस में इसको ब्रेक करेंगे तो अब जो हमें डेल्टा H चाहिए ये हमारी हो जाएगी 498 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? और इसी तरह से एक और ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम नाइट्रोजन को अगर ले लें तो नाइट्रोजन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक है, तो यहां पे हम N2 गैस को ले रहे हैं और इस N2 गैस को हम ब्रेक करेंगे N गैसियस एटम, N गैसियस एटम। फाइन, और यहां पे जो हमारे पास डेल्टा H है वो हमारी हो जाएगी 946 किलो जूल पर मोल। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा बॉन्ड किनके बीच में बन रहा है। ठीक,
इसका एक और नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। हाँ, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे आप क्या कह देंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी, आप चाहो तो बॉन्ड डिसोसिएशन लिख लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो एक हमारे बॉन्ड चेक करने का तरीका हमें यह भी मिल गया कि हम बॉन्ड एंथैल्पी से हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा। सिंगल बॉन्ड में भी अलग अलग हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको आइडेंटिकल एटम वाले दिखाए थे। ठीक, अब जरा हेट्रोन्यूक्लियर ले लें। हेट्रोन्यूक्लियर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए वो मैं आपको दिखाऊं। मेरे पास है HCl, ठीक है, गैसियस स्टेट में है। मेरे को इसको किस में ब्रेक करना पड़ेगा? H गैसियस एटम प्लस Cl गैसियस एटम। एटम में ब्रेक करना है बेटा, ये नहीं कि आपने कहा H2Cl2 वहां तो फिर बॉन्ड बन गया। ठीक है, एटम में ब्रेक करना है। और ये मेरे पास आ गया डेल्टा H। क्लियर है? तो ये डेल्टा H मेरा होता है 431 किलो जूल पर मोल। 431 किलो जूल पर मोल। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपका ये डायटोमिक ही हो, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। चलो पॉलीएटॉमिक ले लेते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लेके देखते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अच्छा इसमें भी ऐसा लेते हैं जो सबसे आसान सा है। ठीक, जैसे H2O आपने लिया, अभी अभी मैंने आपको बॉन्ड भी दिखाया था। तो H2O को हमें किस में लेना पड़ेगा? गैसियस स्टेट। ठीक है, वेपर फेज में लेंगे और इसको हमें H गैस प्लस OH, पहला बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा बेटा, ध्यान रखना। एक H बनेगा, एक OH बनेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इसको आप पहले कहेंगे डेल्टा H1, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी। ठीक है, और इसको आप, ये आपकी अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए 502 किलो जूल पर मोल। 502 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? एक OH बच गया, अभी तो एक बॉन्ड है O और H के बीच, अभी तो एक ही बॉन्ड ब्रेक किया ना। तो अब क्या करेंगे? OH गैसियस को फिर से हम ब्रेक करेंगे और ये हमें देगा H गैसियस प्लस O गैसियस। ठीक है, अच्छा ये हमारी डेल्टा H2। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सर बॉन्ड तो OH है, सिचुएशन चेंज हो गई। ठीक, तो ये जब आप, यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये जब आप ब्रेक करते हैं तो आपको 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। हाँ जी, ठीक, तो अब दो OH थे, एक के लिए 502 और 427। तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं? आप कहते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी तो जनरली जो आपको दी होगी OH बॉन्ड के लिए, H2O के OH बॉन्ड के लिए, वो आपकी क्या हो जाएगी? 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ले लेंगे दो बॉन्ड के। ठीक है, तो ये आपका 929/2, ये आपका 464.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप चाहें तो बिल्कुल इसका रीजन भी लिखिए कि ये डिफरेंस क्यों होता है बेटा। ये जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है, ये डिपेंड करती है सराउंडिंग पे। ठीक है, जैसे आपके और आपके कोई फ्रेंड हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हाँ, कितनी डांट चाहिए, कितना प्यार चाहिए, कितना लालच चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं ये एनर्जी हैं। ठीक, तो वो आप दोनों को सेपरेट करने के लिए डिपेंड करेगा कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप किस माहौल में हैं। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि C2H5OH, यहां पे आपका OH बॉन्ड होगा और HOH, इन दोनों में ही जो OH बॉन्ड होगा
उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वो डिफरेंट होगी। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसको लिखिए, नोट कीजिए स्टार के साथ, लिखिएगा difference is there in bond enthalpy of 2OH because it depends on environment। ठीक है, तो सराउंडिंग में कौन है, उनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनसे कोई अट्रैक्शन मिल रहा नहीं मिल रहा है, या कोई रिपल्शन मिल रहा है, वो हेल्प कर रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक करने में या बॉन्ड को ब्रेक करने का अपोज कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ये बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती। तो आज बेटा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, अभी बॉन्ड ऑर्डर और पोलैरिटी बचा हुआ है हमारे पास, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।